मेरा नाम आरुष है। मैंने घर में ही शादी हॉल खोला हुआ था। मेरे शादी हॉल में जो भी दुल्हन की शादी होती थी, उसकी शादी हॉल में आने के बाद इज्जत खराब हो जाती थी। आखिर ऐसा क्यों होता था? लड़कियों की इज्जत खराब होने की वजह से गांव के सारे लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो, और गांव का माहौल एकदम से सनसनीखेज हो गया था। मगर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। मैं तो खुद ये बात पता लगा रहा था कि ये सब कुछ आखिर हो कैसे रहा है, क्योंकि मेरे भी घर में जवान बहनें थीं। मैं भला किसी की बहन बेटी की इज्जत कैसे खराब कर सकता था। लेकिन एक दिन जब मैंने पता लगाया कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है, तो मुझे पता चला कि ये सब तो मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ। हमारा गांव छोटा तो जरूर था, मगर बहुत खूबसूरत था, और इस गांव में सारे ही इज्जतदार लोग रहा करते थे। मेरे परिवार में मेरी 3 जवान बहनें, जिनका मैं इकलौता भाई था, और मेरी एक बूढ़ी माँ भी थी। पिता की मौत हाल फिलहाल में हुई थी। पिताजी के मरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मैं पढ़ा लिखा था। मैंने शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मेरा नाम गांव के इज्जतदार लोगों में आता था। लोग मेरी बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि मेरे पिता भी इस गांव के एक इज्जतदार आदमी थे। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। मेरा घर बहुत ही बड़ा था। इतना बड़ा था कि मुझे एक दिन प्लान आया, क्यों ना हमारा घर इतना बड़ा है कि मुझे अपने नीचे का पूरा पोर्शन ऐसे लोगों को किराए पर दे देना चाहिए जो लोग शादियां करते हैं, जैसे कि शादी हॉल टाइप। गांव में शादी हॉल की कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग घरों से ही शादियां कर लिया करते थे। इसलिए मैंने अपने घर के हॉल को लोगों को शादी हॉल की तरह इस्तेमाल करने के लिए दे दिया था। लोग इसमें छोटे मोटे फंक्शंस और शादियां भी कर लिया करते थे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि जितने भी लोग मेरे घर से शादी या कोई प्रोग्राम किया करते थे, उसके मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। मेरा यही काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ शादियां हुआ करती थी, मैं उन लोगों के घर काम काज में खूब हाथ बटाया करता था और कोशिश करता था कि इन लोगों का फंक्शन अच्छे तरीके से निपट जाए, किसी तरह की कोई कमी न रहे, ताकि अगली बार भी ये लोग मेरा ही घर फंक्शंस के लिए किराए पर लिया करें। हमारे पूरे गांव में हमारे जैसा घर किसी का भी नहीं था, इसलिए मेरा ये तरीका काम कर गया था। मैं अपने इस तरीके से ढेर सारे पैसे कमा रहा था। सब बिल्कुल सही चल रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे घर से शादियां कर चुके थे, मगर अचानक एक दिन मेरे घर पर शादी होने वाली दुल्हन के साथ एक घटना घट गई। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, बल्कि दुल्हन को बेहोश करने के बाद उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया था। हमारे गांव के एक जमींदार की बेटी की शादी मेरे ही घर से होने वाली थी। मैंने उनको अपने घर का नीचे वाला पूरा पोर्शन दे दिया था, जबकि दूसरी मंजिल पर दुल्हन के लिए एक कमरा भी बनाया गया था। जमींदार अपनी बेटी की शादी से बहुत खुश था, क्योंकि उसकी बेटी बहुत शरीफ थी और हमेशा उसकी बेटी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था। वो बहुत अच्छी थी, देखने में भी बहुत सुंदर थी। आज उसकी मेरे घर से शादी होने जा रही थी। दुल्हन की बारात हमारे द्वार पर आ गई थी। बारात का खूब अच्छे से स्वागत किया गया था। उन लोगों को खाना भी अच्छे तरीके से खिलाया गया था, और खाने में वैरायटी भी कई तरह की थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने भी उन लोगों का भरपूर तरीके से साथ दिया था, क्योंकि मेरे घर में होने वाली हर शादी में मैं अपने दोस्तों के साथ भरपूर हिस्सा लिया करता था। शादी की सारी रस्में संपन्न हुई थी, और फिर जमींदार ने अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर दिया था। सारे काम सही तरीके से हो गए थे। जमींदार की बेटी इज्जत के साथ अपनी ससुराल को चली गई थी। जमींदार बहुत खुश हुआ था। मुझे मेरे घर के किराए के पैसे भी मिल गए थे। मेरे जिस हॉल से उन लोगों ने शादी की थी, उसकी कीमत उन लोगों ने अपने घर से जाने से पहले ही दे दी थी, और मैंने सफाई करने वाले नौकरों से कहकर हॉल की सफाई करवा ली थी। सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। सारे काम निपटाने के बाद मैं भी अपने घर में आकर लेट गया था, क्योंकि जिसके यहाँ पर शादी हुआ करती थी, खाना तो मैं और मेरा दोस्त इसी शादी में खा लिया करते थे। थक हार कर मैं अपने बिस्तर पर लेट गया था और गहरी नींद में सो गया था। सुबह मेरी माँ ने मुझे झंझोड़ कर उठाया था। वो कहने लगी कि उठो बेटा, नीचे बहुत सारे लोग आए हैं और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मैं गहरी नींद में था, इसलिए माँ से कहने लगा, माँ मुझे सोने दो ना, क्यों मुझे तंग कर रही हो? आपको पता है ना कि रात मुझे जागते जागते कितनी देर हो गई थी। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, क्योंकि गांव के काफी सारे लोग घर के बाहर खड़े होकर तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और हंगामा काट रहे हैं। मैं घबराकर उठा और माँ से कहने लगा कि आप ये क्या कह रही हो? माँ कहने लगी कि हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खिड़की से झांक कर देख लो।
ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जल्दी से उठा और अपना हाथ मुंह धोया और फिर जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे की तरफ गया। ये देखकर मैं दंग रह गया कि गांव के बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर मेरे घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे थे? ये लोग तो सच में बहुत गुस्से में लग रहे थे, क्योंकि इनके साथ गांव के मुखिया जी, सरपंच जी और बड़े बड़े जमींदार भी मौजूद थे। मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि क्या हो गया है आप सब लोगों को? सबका एक साथ यहाँ पर कैसे आना हुआ? उन लोगों ने गुस्सा करते हुए मुझसे कहा कि आरुष, तुम्हें याद होगा कि रात तुम्हारे घर से एक लड़की की विदाई हुई है। मैंने कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर बात क्या हुई है? सरपंच जी ने आवाज लगाकर उस लड़की को इशारा किया। वो लड़की रोते हुए आगे बढ़ी। ये वो लड़की थी जो रात दुल्हन बनी बहुत खुश नजर आ रही थी और जिसकी बारात यहाँ पर आई थी। अब तो इस लड़की की हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि ये बुरी तरह से रो रही थी और रोते रोते इसकी आंखें भी मोटी मोटी हो गई थी। न जाने ये कब से रो रही थी। मैंने कहा, सरपंच जी इसे क्या हुआ है? तो सरपंच जी ने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सरपंच जी कहने लगे, ये वही लड़की है जिसकी शादी तुम्हारे घर से हुई थी और यहाँ से विदा होने के बाद इसके पति ने इसे डाइवोर्स दे दी और सुबह ये अपने पति से डाइवोर्स लेकर वापस अपने पिता के पास आ चुकी है। मैंने कहा, मगर ऐसा कैसे हो सकता है? रात ही तो इसकी शादी हुई थी। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई कि इसके पति ने इसे डिवोर्स दे दी? सरपंच जी कहने लगे, क्योंकि कल रात इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसके पति का कहना है कि ये कुंवारी नहीं है, बस इसीलिए उसने इसे डाइवोर्स दे दी। जब ये रोते हुए अपने घर आई और इसके माता पिता ने इससे पूछताछ की कि ये सब कुछ इसके साथ कैसे हुआ, तो इसने बताया कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे घर में ही हुआ है। कल रात जब ये अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो ये बेहोश हो गई थी और फिर उसके साथ किसी ने गलत काम कर दिया। जब ये होश में आई तो इसे पता नहीं रहा कि इसके साथ क्या हुआ है, मगर जब ये विदा होकर अपने पति के पास गई तो उसके पति को साफ साफ पता चल गया था कि ये कुंवारी नहीं रही। इस लड़की की जिंदगी खराब हो गई और ऐसा सिर्फ तुम्हारे घर में शादी करने की वजह से हुआ है। गांव वाले ये बात कहकर शोर मचा रहे थे कि बताओ रात इसके साथ क्या हुआ था, मगर मैं तो कुछ भी नहीं जानता था। मैं उन लोगों से कहने लगा कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है, मैं सच सच कह रहा हूँ। फिर गांव का एक आदमी कहने लगा कि सरपंच जी, मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ इसने ही किया है, क्योंकि ये इसका घर है और ये अपने घर में कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? भला मैं किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ ऐसे कैसे खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी जवान जवान बहनें हैं। इस तरह खूब हंगामा होने लगा था। मैंने उस लड़की से पूछा, क्या तुम जानती हो उसको जिसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया? तो वो लड़की तो कुछ भी कहने की कंडीशन में नहीं थी, बस लगातार रोई जा रही थी। मैंने गांव वालों से कहा कि क्या किसी के पास इस बात का सबूत है कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी किया है वो मैंने किया है? मेरी बात सुनकर सब लोग खामोश हो गए थे। मैंने कहा, हो सकता है कि इस लड़की के साथ पहले ये सब कुछ हो चुका हो और ये लड़की घबराहट की वजह से कमरे में बेहोश हो गई हो। इसे लगा हो कि कल रात ही इसके साथ ये सब कुछ हुआ है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पति ने किसी और बात की वजह से इसे डाइवोर्स दे दी हो। मेरी बात सुनकर सरपंच जी कहने लगे कि ये लड़का ठीक कह रहा है, हमें इस पर बिना किसी सबूत के आरोप नहीं लगाना चाहिए। सरपंच जी की बात पर सारे गांव वाले खामोश हो गए थे और इस तरह ये बात जैसे तैसे खत्म हो गई थी। उस लड़की के फैसले के लिए गांव में पंचायत रखी गई थी। उस लड़की से शादी निभाने के लिए पड़ोस के गांव वाला वो लड़का तैयार नहीं था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, और फिर वो उसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल चुका था। गांव वालों ने जैसे तैसे गांव के एक ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी करवा दी जिसकी पत्नी पिछले साल मर गई थी। वो लड़का बहुत अच्छा था और अच्छी जगह नौकरी किया करता था। इस तरह उन दोनों की शादी हो गई और ये मामला जैसे तैसे रफा दफा हो गया था और फिर से मेरे घर में शादियां होनी शुरू हो गई थी। मगर 2 महीने बाद जब फिर से उसी जमींदार के छोटे भाई की बेटी की शादी मेरे घर में रखी गई तो उसके साथ भी वही कुछ हुआ था जो उस लड़की के साथ हो चुका था। अगले दिन फिर से मेरे घर के आगे भीड़ इकट्ठा हो गई थी और सारे ही लोग हंगामा कर रहे थे कि घर के बाहर निकलो। मैं जैसे ही शोर की आवाज सुनकर घर के बाहर गया तो ये देखकर मैं दंग रह गया था कि फिर से सारे लोग इकट्ठा होकर कह रहे थे कि कल रात फिर से तुम्हारे घर में हमारी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है। आखिर तुम्हारा शादी हॉल में ये सब क्या हो रहा है?
तुम जानते हो कि इससे पहले भी एक लड़की के साथ ये सब कुछ हो चुका है और तुमने कहा था कि लड़की को उसके पति ने या तो किसी और बात पर डाइवोर्स दे दी होगी या फिर लड़की के साथ ये सब कुछ पहले कभी और हो चुका होगा। इस बार भी दूसरी लड़की का यही कहना है कि उसके साथ ये सब कुछ तुम्हारे शादी हॉल में रात के समय हुआ था, जब अचानक वो तैयार होते समय बेहोश हो गई और फिर जब उसे होश आया तो उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी। जब वो विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो उसके पति ने ये बात कहकर उसे डाइवोर्स दे दी कि तुम कुंवारी नहीं हो, और फिर वो लड़की सुबह के समय अपने मायके वापस आ गई। अब बताओ तुम्हारा क्या कहना है? क्या इस बार भी इसी लड़की के पति को कोई गलतफहमी हुई है? मैं तो उन लोगों की बात सुनकर घबरा गया था। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मगर मैं इस टेंशन में था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग तो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं कितना इज्जतदार हूँ। मेरे पिता के बारे में भी आप लोग जानते थे। हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने भी किसी की बहन बेटी को नजर उठाकर कभी नहीं देखा। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि हर फंक्शन में मैं आप लोगों के साथ काम में लगा रहता हूँ। तो फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो कामकाज में इतना वक्त ही नहीं मिलता कि मैं एक पल सुकून कभी ले सकूं। खाना भी आप लोगों की नजरों के सामने ही बैठकर खाता हूँ, और फिर जब तक आप लोग अपने घर को वापस नहीं चले जाते तब तक मैं अपने घर वापस नहीं जाता। वो लोग कहने लगे, तो फिर तुम्हारे यहाँ दूसरी बार ऐसा हादसा क्यों हुआ? मैंने कहा, मैं इस बात का कोई जवाब नहीं जानता, क्योंकि आप लोगों की ही तरह इस घटना से मैं भी अनजान हूँ। मैंने इस बार फिर से गांव के लोगों से यही कहा था कि क्या कोई ऐसा सबूत है जो ये बात जाहिर करता है कि इस लड़की के साथ गलत करने वाला मैं हूँ। जब लड़की से पूछा गया तो उसने मना कर दिया कि उसे नहीं लगता कि मैंने उसके साथ ये सब कुछ किया है। इस तरह पंचायत ने इस लड़की के हक में भी कोई सही फैसला करके इस लड़की की जिंदगी को भी बेहतर बना दिया था। मगर मैं इस बात से परेशान था कि मेरे घर में ये सब कुछ कैसे हो रहा था। आखिर मेरी अपनी भी तो बहनें थीं, उन्हें तो आज तक कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। गांव वाले सबका इल्जाम मुझे दे रहे थे। वो तो अच्छा होता था कि मैं अपनी समझदारी से और सबूत की बात करके उन लोगों के सवालों से बच जाता था, मगर मैं परेशान इस बात से था कि अगर किसी दिन इन लोगों को कोई ऐसा सबूत मिल गया जो ये बात जाहिर करता हो कि दुल्हनों के साथ ये सब कुछ मैं करता हूँ, तो मुझे इस गांव से निकाल दिया जाएगा। आखिर गांव में मेरी क्या इज्जत रहेगी? मेरी माँ ने जब मुझे परेशान देखा तो वो यही कहने लगी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने तो कभी किसी बहन बेटी पर गंदी नजर नहीं डाली, तो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। मेरा कारोबार तो मेरा घर ही था, जिसको मैं किराए पर देता तो लोग मेरे घर से अपने बच्चों की शादी किया करते थे। अब उन्होंने मेरा घर शादियों के लिए लेना बंद कर दिया था। गांव का कोई भी इंसान मेरे शादी हॉल से शादी नहीं कर रहा था। आखिर इसी से तो मेरा अपना घर चल रहा था। मेरा कोई और काम भी नहीं था, क्योंकि मैं इस सब से ही अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। कई लोगों को तो मैं इस बात का विश्वास दिलाने की कोशिश भी करता था, मगर कोई भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। अब मेरे घर से कोई भी शादी नहीं करता था। मैंने अपना नीचे का हॉल बंद कर दिया था। मेरे दोस्त भी मुझसे इस बारे में पूछते थे कि आखिर तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं दिलाते। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मैं लोगों को तो कई बार यकीन दिला चुका हूँ। बिना किसी सबूत के लोग मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं। मेरे दोस्त भी मेरे साथ मिलकर शादी के कामों में लगे रहते थे। हम 3 दोस्तों का ग्रुप था। जब भी मेरे घर में कोई फंक्शन होता था, मैं अपने दोस्तों को बुला लिया करता था और शादी हो जाने के बाद थोड़े से पैसे उन लोगों को भी दे दिया करता था। वैसे तो वो दोनों ही अलग अलग जगह पर नौकरी पर लगे हुए थे, लेकिन वो लोग शाम को फ्री होते तो मेरे साथ साथ बहुत मेहनत किया करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने केटरिंग के लोग नहीं रखे हुए थे। वेटर बनकर मैं और मेरे दोस्त ही बारात में आए हुए लोगों को खाना सर्व किया करते थे। मेरा शादी हॉल वाला काम पूरी तरह से बंद हो गया था। अब मैं खाली बैठा रहता था और सोचता रहता था कि ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सच्चाई साबित हो सके और पता चल सके कि आखिर शादी होने वाली दुल्हनों की इज्जत के साथ कौन खेल जाता है। एक दिन मैं बैठा हुआ अपना दिमाग लड़ा रहा था। मैंने सोचा कि ऐसा कौन अनजान इंसान है जो ये गलत काम करेगा, क्योंकि ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 शादियों में हो चुका है। फिर मैंने ध्यान लगाया कि दोनों ही दुल्हनों के साथ ये सब बारात आने से पहले ही हुआ था
उस हिसाब से तो बारात वाले लोग तो दुल्हन के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यही था कि ये जो कोई भी था वो हम ही लोगों में से कोई था। लोगों का शक मुझ पर जा रहा है, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैंने ऐसा किया भी नहीं है। मेरे साथ आखिर कौन होता है? मेरे परिवार में भी कोई नहीं है। फिर अचानक मेरा ध्यान मेरे अपने दोस्तों पर गया, मगर मैं अपने दोस्तों पर शक नहीं कर सकता था। मेरे दोस्त बहुत मेहनती थे। आखिरकार वो पैसे के लिए काम करते थे, तो फिर वो ऐसा क्यों करते थे? लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद मेरा ध्यान अपने एक दोस्त अखिल पर गया, जो कि इन दोनों बार दुल्हन की शादी की रस्में होने से पहले किसी न किसी काम का बहाना लेकर बीच फंक्शन से ही गायब हो गया था। सबसे पहली बार जब ऐसा हुआ था तो बारात आने से पहले अखिल ने कहा था कि उसके घर से फोन आ गया, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने घर को चला गया था और फिर पूरे 2-3 दिन तक वो वापस नहीं आया था। और जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो अखिल कहने लगा कि उसे एक जरूरी काम याद आ गया, वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा, मगर 1 घंटे बाद वो वापस नहीं आया था। जबकि दूसरी वाली शादी में भी वो 2-3 दिन के बाद ही मेरे पास आया था, क्योंकि मैं उसे पैसे दिया करता था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अखिल पर शक करके सही कर रहा हूँ या गलत। लोग मेरे घर से शादियां करने पर बहुत ज्यादा डर गए थे। पूरे गांव में यही अफवाह फैल गई थी कि इस लड़के के शादी हॉल को कोई भी शादियों के लिए किराए पर मत लेना, क्योंकि इसके यहाँ से शादी होने वाली लड़कियां शादी से पहले ही अपना कुंवारापन खो देती हैं और फिर इस शादी के बाद उन्हें उनके पति तलाक देकर घर से निकाल देते हैं। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी और मेरा कारोबार दिन ब दिन ठप होता जा रहा था। मेरी मम्मी को मेरी बहनों की शादी की फिक्र लगी रहती थी, क्योंकि वो भी जवान हो गई थी। वैसे तो एक बहन की शादी के लिए तो मैंने थोड़ा सा दहेज इकट्ठा कर लिया था, लेकिन मेरी दूसरी बहन के लिए उसे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था और मेरी दोनों ही बहनें एक जैसी ही उम्र की थी, इसलिए मैं उन दोनों की शादी एक ही दिन कर देना चाहता था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गांव वालों के सामने अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं, उन्हें कैसे बताऊं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। न जाने क्यों गांव के लोग ऐसा होने पर मुझे सजा दे रहे हैं। हालांकि मेरे हॉल से लोग बहुत सारी शादियां कर चुके हैं और आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। न जाने क्यों इन दोनों शादियों में ही ऐसा हुआ था। फिर मैंने दिमाग लगाया कि दोनों ही बार जमींदार की बेटी और जमींदार के भाई की बेटी के साथ ऐसा हुआ। इसका मतलब जरूर इस बात का कोई ना कोई कनेक्शन है। मुझे कुछ न कुछ करके तो ये बात पता लगानी ही थी कि आखिर ये सब कुछ किसने किया था, ताकि सब कुछ खुलकर गांव वालों के सामने आ सके और मैं इज्जत से सर उठाकर जी सकूं और मेरा काम भी वापस से चलने लगे। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और मैं अकेला ही गांव के सरपंच के पास चला गया। गांव के सरपंच जी के पास जाने के बाद मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ था वो उनको बता दिया और उनसे कहा कि आप मेरा साथ देंगे तो जरूर हम उस इंसान को पकड़ पाएंगे जिसकी वजह से लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरी मदद करने के लिए सरपंच जी तैयार हो गए थे। इसीलिए सरपंच जी ने उसी जमींदार की छोटी बेटी की शादी मेरे शादी हॉल में करवाने का फैसला किया और फिर शादी का दिन भी तय कर दिया गया था। सारे गांव में ये बात फैला दी गई थी कि अब जमींदार की दूसरे नंबर वाली बेटी की शादी है और उसकी शादी का निमंत्रण सारे गांव वालों को दे दिया गया था। गांव वाले इस बात से कंफ्यूज हो रहे थे कि जमींदार इस बार भी क्यों मेरे घर से अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। लोग जमींदार से बहुत सारे सवाल कर रहे थे, मगर जमींदार ने किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो भी मेरे प्लान में शामिल था। और फाइनली शादी का दिन भी आ गया था। बारात आने से आधा घंटे पहले मैंने दुल्हन के कमरे को अच्छी तरह से जांच लिया था और अपने दोस्तों से भी कह दिया था कि वो लोग सही समय पर काम करवाने के लिए शादी हॉल में आ जाए। इस बार भी जमींदार की छोटी बेटी की शादी है और वो मेरे ही हॉल से शादी करना चाहता है। शाम के टाइम तक मेरे दोनों दोस्त मेरे घर आ गए थे, जबकि शादी के लिए खाना बनना शुरू हो गया था और हमने भी शादी हॉल में सजावट कर ली थी। धीरे धीरे मेहमान आना भी शुरू हो गए थे। दुल्हन भी हॉल में आ गई थी और दुल्हन को उसके कमरे में भेज दिया गया था और लड़कियां उसे तैयार करने के बाद बारात के स्वागत में बिजी हो गई थी। मगर मैं अपना मोबाइल लेकर अपना काम करने के लिए बैठ गया था, क्योंकि मैंने दुल्हन के कमरे में पहले ही कैमरे लगवा दिए थे और उनको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया था ताकि देख सकूं कि कमरे के अंदर कौन कौन जा रहा है। कुछ लड़कियां थीं जो दुल्हन से बातचीत कर रही थी और फिर उसके बाद वो भी कमरे से बाहर आ गई थी। दुल्हन कमरे में अकेली बैठी हुई थी, मगर ये देखकर मैं दंग रह गया था कि दुल्हन के कमरे में जाने वाला इंसान मेरा दोस्त अखिल था और उसके हाथों में एक फूलों की थाली थी।
वो फूलों की थाली कमरे के अंदर लेकर गया था। ये सफेद चमेली के फूल थे। आखिर इन सफेद रंग के फूलों का तो पूरे प्रोग्राम में कोई काम ही नहीं था और ना ही ये फूल हमने किसी काम के लिए मंगवाए थे। फिर अखिल दुल्हन के कमरे में सफेद रंग के फूलों की थाली रखकर कमरे से बाहर चला आया था। ये बात मेरी समझ नहीं आई थी। मैं अपने मोबाइल से दुल्हन के कमरे का नजारा साफ साफ देख रहा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मैंने देखा दुल्हन बैठे बैठे अचानक बिस्तर पर गिर गई थी। इसका मतलब ये था कि वो बेहोश हो गई थी, मगर वो बेहोश कैसे हुई थी, ये बात तो मेरी समझ नहीं आई थी। अगले ही लम्हे कमरे के अंदर आने वाले इंसान को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद दोबारा मेरा दोस्त अखिल दुल्हन के कमरे में आया और उसने कमरे के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया। फिर वो धीरे धीरे दुल्हन के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने झट से मोबाइल बंद किया और मैं 2-3 लोगों को अपने साथ लेकर दुल्हन के कमरे में चला गया। देखा तो दुल्हन के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने झट से दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला, इसलिए मैंने दरवाजे को तोड़ दिया था। मेरे साथ काफी सारे लोग थे। उन सब लोगों ने अखिल को दबोच लिया और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जबकि दुल्हन अभी भी बेहोश बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कुछ औरतों ने कमरे के अंदर जाकर दुल्हन को होश में लाने की कोशिश की, मगर दुल्हन होश में नहीं आ रही थी। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया और अखिल को हम सब लोग पकड़कर नीचे की तरफ ले आए थे, जहां पर शादी का समारोह हो रहा था। पहले ही मेरे साथ के लड़के अखिल को काफी मार चुके थे और धकेलते हुए उसे नीचे लेकर आ गए थे। शादी का समारोह बंद कर दिया गया था। सब लोगों के सामने अखिल को कहा गया कि तुम सच्चाई बताओ, आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे थे। डॉक्टर ने दुल्हन के बारे में बता दिया था कि ये थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। मैंने अखिल से सवाल किया कि बताओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी करतूत की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। लोगों को लगता है कि दुल्हनों के साथ ये सब कुछ मैं करता हूँ, मगर आज पता चला कि तुम ये सब कुछ करते हो। बताओ तुम क्यों दुल्हनों के कमरे में गए थे और दरवाजा बंद करने के बाद तुम उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अखिल कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो मेरा दोस्त था, मगर मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तब जाकर वो अपनी सच्चाई उगलने को तैयार हुआ था। गांव के सारे लोग मेरे घर के आगे जमा थे और अखिल के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के लिए बेचैन हो रहे थे। फिर अखिल ने बताया कि मैंने इन लड़कियों के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जैसा मेरी बहनों के साथ हुआ था, वैसा ही मैं इन जमींदारों की बेटियों के साथ करना चाहता था। 10 साल पहले की बात है। मेरी 2 जवान बहनें थीं। जब मैं शहर में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था, हमारे घर पर कोई भी मर्द नहीं था, क्योंकि मेरे पिता मर चुके थे और मैं अपनी बहनों का इकलौता भाई और माँ का इकलौता सहारा था। इसलिए उन्होंने मुझे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था, ताकि मैं पढ़ लिख कर उनका सहारा बन सकूं। मुझे एक दिन पता चला कि मेरी बड़ी दीदी ने आत्महत्या कर ली है। मेरी दोनों बहनें मुझसे बहुत प्यार किया करती थीं। अपनी दीदी की मौत की खबर सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैं कुछ दिनों के लिए गांव आ गया था। मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि मेरी दीदी ने आत्महत्या कैसे की, मगर इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला था। उस समय मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं था। काफी दिनों तक मैं अपनी माँ और बहन के पास रहा। मेरे सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो मुझे शक में डाल देता। मुझे यही लगता था कि गरीबी भरे हालात से तंग आकर मेरी बड़ी बहन ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन फिर मैं अपनी बहन की मौत का सदमा आखिर कब तक कर सकता था। इसलिए मैं वापस अपनी पढ़ाई के लिए शहर आ गया। 6 महीने गुजरे थे कि दोबारा से मुझे खबर मिली कि मेरी छोटी दीदी ने भी आत्महत्या कर ली है। जब मैं घर आया तब ये देखकर दंग रह गया था कि मेरी दोनों बहनें ही आत्महत्या करने की वजह से इस दुनिया से जा चुकी हैं। आखिर उनके साथ ऐसा भी क्या हो रहा था जिसकी वजह से वो दोनों आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई थी। अब घर में मेरी माँ अकेली रह गई थी और मैंने भी सोच लिया था कि अपनी माँ को अकेले नहीं रहने दूंगा। इसलिए मैंने शहर में रहना छोड़ दिया था और मैं रोज बस से शहर का आना जाना किया करता था। मेरी दोनों बहनों के बारे में पता नहीं चला कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। लेकिन जब एक दिन मैं अपनी छोटी दीदी के कमरे में गया और उनकी एक डायरी मेरे हाथ लग गई, तो मुझे अपनी दोनों बहनों की आत्महत्या की वजह पता चल गई थी। मेरी छोटी दीदी मेरी बड़ी बहन की आत्महत्या के बारे में अच्छी तरह से जानती थीं, जिन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था कि मेरी बड़ी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया था और बदनामी से तंग आकर उसने अपनी जान ले ली। और ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही जमींदार था, जिसकी बेटी को मेरी वजह से डाइवोर्स हुई थी। और साथ ही साथ मेरी छोटी दीदी ने अपनी डायरी में ये भी लिखा था कि उसी का छोटा भाई मुझे बहुत तंग करता है,
कहने को तो वो दोनों भाई शादीशुदा हैं और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर उनकी नज़र हम दोनों बहनों पर रहती थी। ऐसा वो लोग इसीलिए करते थे क्योंकि हमारे यहाँ कोई मर्द नहीं था, और जिन औरतों के साथ मर्द का सहारा नहीं होता, इसी तरह से लोग गंदी नज़र डालते हैं। मरने से पहले मेरी दीदी ने उस डायरी में लिखा था कि मेरी इज्जत के साथ भी जमींदार के छोटे भाई ने खिलवाड़ किया है, और अब मैं भी अपनी बड़ी बहन की तरह अपनी जान ले रही हूँ। और फिर अपनी डायरी लिखने के बाद मेरी बहन ने जहर खा लिया था। इन दोनों भाइयों की वजह से मेरी दोनों बहनें इस दुनिया से चली गईं। जब वो डायरी मैंने पढ़ी तभी मैंने ये फैसला कर लिया था कि एक समय में मैं इन दोनों की बेटियों के साथ भी ऐसा ही करूंगा, और इन दोनों की बेटियां किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं चाहता तो अपनी बहन की डायरी गांव वालों के सामने भी ला सकता था, पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकता था, लेकिन मैं जानता था कि इतने अमीर लोगों के सामने मुझ जैसे गरीब और कम उम्र के लड़के की बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। आखिरकार मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था। मेरी बूढ़ी माँ क्या कर सकती थी? वो तो बस अपनी बेटियों की मौत पर रोती रहती थी। मेरा बदला पूरा हो गया। आज जब मुझे पता चला कि जमींदार की दूसरे नंबर वाली बेटी की शादी होने जा रही है, तब भी मैं उसके साथ यही सब कुछ करने के लिए आया था। मगर आज तुम लोगों को मेरी सच्चाई पता चल गई। मैंने इन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं किया, बस मैंने अपना बदला पूरा किया। वैसे भी इस गांव में रिवाज है कि जान के बदले जान और इज्जत के बदले इज्जत, तो मैंने इस रिवाज को कायम किया और अपनी बहनों की इज्जत के बदले इज्जत का बदला लिया। अखिल की बात सुनकर हम सब लोग शर्मिंदा हो गए थे। हम सब की नजरें जमीन में गड़कर रह गई थी। मैंने अखिल से कहा कि तुमने इस लड़की को बेहोश कैसे किया? मैंने दुल्हन के कमरे में कैमरे लगवा दिए थे और मैं सब कुछ अपने मोबाइल में बैठा हुआ देख रहा था। तो वो कहने लगा कि मैं हर बार दुल्हन के कमरे में चमेली के फूलों की थाली लेकर जाया करता था और दुल्हन से कहता था कि ये फूल यहाँ पर रख देता हूँ, जब बारात आएगी तब इनकी ज़रूरत होगी। और जब चमेली के फूल कमरे में रख दिए जाते थे तो उनकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती थी और उस खुशबू में नशे की दवाई होती थी। जब वो नशे की दवाई दुल्हन के दिमाग को चढ़ती थी तो वो बेहोश हो जाती थी और फिर मैं कमरे के अंदर जाकर खामोशी से बारात आने से पहले पहले अपने काम को अंजाम दे दिया करता था। दुल्हन को ये बात पता ही नहीं होती थी कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया। अपना काम करने के बाद मैं कमरे से निकल आता और फिर अपने घर को चला जाता था, इसलिए किसी को भी मेरे ऊपर कभी शक नहीं हुआ। और मैं जानता हूँ कि हर बार इन लोगों ने तुम्हें ही इल्ज़ाम दिया। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं अपनी बहनों की मौत का बदला लेना चाहता था। अखिल ने सरपंच जी की तरफ देखकर कहा कि सरपंच जी, अब आप मेरी पूरी बात सुनने के बाद क्या फैसला करना चाहेंगे? क्योंकि इज्जत के बदले इज्जत का फैसला तो मैं कर चुका हूँ। सरपंच जी ने जब घूर कर जमींदार और उसके भाई की तरफ देखा तो उन दोनों ने अपनी नजरें झुका ली थीं। सरपंच जी ने फैसला किया कि इन दोनों भाइयों को इनके परिवार सहित पूरे गांव से निकाल दिया जाए, क्योंकि पूरे 10 साल पहले जो इन्होंने अखिल की बहनों के साथ किया वो सच में बहुत बुरा हुआ था। वो दोनों ही लड़कियां अपनी इज्जत को छुपाने की खातिर अपनी जान से चली गई थी और इन दोनों को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। इसीलिए ऐसा फैसला करना सरपंच जी के लिए बहुत जरूरी था, ताकि ऐसा आने वाले समय में कोई भी किसी की बेटी के साथ ना कर सके। अखिल ने जो किया था वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था और फिर उसने उसकी वजह भी बता दी थी। वो हम सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। उसे तो माफ कर दिया गया, मगर जमींदार और उसके छोटे भाई को गांव से निकालने का ऐलान पूरे गांव में कर दिया गया था। जमींदार और उसका छोटा भाई सरपंच जी से माफी मांग रहे थे कि हमें माफ कर दीजिए, हम आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये बात तो 10 साल पुरानी है और उन दोनों लड़कियों के मरने के बाद हमने किसी भी लड़की पर गलत नजर डालने की कोशिश नहीं की, लेकिन सरपंच जी ने उन्हें माफ नहीं किया। सरपंच जी कहने लगे कि तुम दोनों की वजह से लड़कियों की इज्जत भी गई और उनकी जान भी गई। उनकी जान तो कभी वापस नहीं आ सकती और ना ही गई हुई इज्जत कभी वापस आती है। मैं तुम लोगों को गांव से इसीलिए निकाल रहा हूं क्योंकि इस गांव में तुम लोगों की बेइज्जती के चर्चे जब चारों तरफ घूमेंगे तो तुम लोगों की इज्जत भी इसी तरह से जाएगी जिस तरह तुम दोनों ने उन लड़कियों की इज्जत को रुस्वा किया था। तब तुम्हें एहसास होगा कि इज्जत जाने से इंसान को कितना बड़ा झटका लगता है। सरपंच जी के इस फैसले से गांव के लोग बहुत खुश हुए थे। सरपंच जी ने फिर सब लोगों को बताया था कि आज आरुष की वजह से ये सच्चाई सबके सामने खुलकर आई है, क्योंकि ये इल्जाम आरुष पर लग रहा था। इसलिए उसने मेरे साथ मिलकर एक बड़ा प्लान बनाया झूठी शादी का।
आज जमींदार की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, बल्कि जमींदार की बेटी की झूठी शादी करवाई जा रही थी ताकि हम आरोपी को पकड़ सकें। सरपंच जी ने अखिल से कहा था कि तुम चाहते तो ये बात हमें भी बता सकते थे, लेकिन तुम सही कहते हो, शायद हम लोग तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करते। उस समय तुम छोटी उम्र के थे, तुम्हें कोई भी आसानी से झूठा साबित कर सकता था। अब तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा हो, हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन आइंदा हमारे गांव का कोई भी इंसान किसी की बेटी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी की बेटी या बहन पर नजर उठाकर देखने की भी कोशिश की तो हम उसको पूरे गांव में बेइज्जत करके उसे अपने गांव से निकाल देंगे और वो कभी लौटकर हमारे गांव में वापस नहीं आ सकेगा। इसकी एक नस्ल भी हमारे गांव में नहीं रहेगी। सरपंच जी के इस फैसले पर सब लोग बहुत खुश हुए थे, क्योंकि ये फैसला सिर्फ गांव के लोगों के लिए नहीं था, बल्कि गांव की हर उस बेटी के लिए था, हर उस बहन के लिए था जो सर उठाकर इज्जत के साथ गांव में चल सके, गांव में रह सके और अपने अपने घरों में सही सलामत रह सके। अखिल की बहनों के साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन लोगों ने उनके घर में किसी मर्द के ना होने का फायदा उठाया था। चोरी चुपके ये लोग घर के पीछे के रास्ते से अखिल के घर में घुस जाते थे और उसकी बहनों के साथ गलत काम करते थे। उसकी बहनें तंग आ चुकी थी, इसलिए एक एक करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसी बहन बेटियों की हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए अगर आपके गांव, कस्बे या फिर आपके शहर में भी लड़कियों की इज्जत के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है तो आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा रखें। वो सजा से इतना डर जाएं कि किसी की बहन बेटी को गंदी नजर से देखने की उनके अंदर हिम्मत भी न रहे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शिल्पा एक बड़ी अमीर बिजनेस फैमिली की बेटी थी। उसके माता पिता का बड़ा कारोबार था और घर भी काफी बड़ा था। शिल्पा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उन्हें हमेशा बिजनेस में व्यस्त देखती थी। बचपन से ही शिल्पा को अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे सच्चे अपनापन की तलाश थी। उसके घर में बहुत से नौकर चाकर थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके करीब नहीं आ पाया। अभी हाल ही में घर में एक नया नौकर आया था। नाम था अर्जुन। अर्जुन एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे बाकी नौकरों से अलग बनाती थी। वह एक साधारण और शांत स्वभाव का लड़का था, जो हमेशा अपने काम में लगा रहता। शिल्पा ने शुरुआत में अर्जुन को सिर्फ एक नौकर की नजर से ही देखा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सादगी और उसकी मेहनत ने उसे प्रभावित करना शुरू कर दिया। अर्जुन हर काम इतनी लगन से करता था कि शिल्पा को कर्तव्य निष्ठा पर गर्व होने लगा। वह न सिर्फ शिल्पा के कामों में मदद करता, बल्कि घर के अन्य काम भी समय से और सावधानी से करता। एक दिन की बात है, शिल्पा के माता पिता किसी बिजनेस मीटिंग के लिए कई दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। शिल्पा अकेली घर पर थी और वह उदास महसूस कर रही थी। अर्जुन ने उसे उदास देखा और पूछ लिया, मालकिन, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? शिल्पा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि इस बड़े घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, कभी कभी दौलत से ज्यादा जरूरी अपनापन होता है मालकिन। शिल्पा को उसकी बात ने छू लिया। अर्जुन ने उसकी बात को बहुत अच्छे से समझा था। दोनों के बीच उस दिन से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे शिल्पा और अर्जुन के बीच एक अजीब सी कड़ी बनने लगी थी। अर्जुन उसे कहानियां सुनाता और शिल्पा उसके साथ समय बिताकर अपने अकेलेपन को कम महसूस करने लगी थी। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। कभी बगीचे में टहलते हुए बातें होती तो कभी शिल्पा अर्जुन से अपने दिल की बातें शेयर करती। अर्जुन के साथ शिल्पा को वह अपनापन महसूस होने लगा था, जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। वहीं अर्जुन भी धीरे धीरे शिल्पा के प्रति एक खास तरह का लगाव महसूस करने लगा था, लेकिन वह अपनी स्थिति से भली भांति वाकिफ था। वह जानता था कि वह एक नौकर है और शिल्पा उसकी मालकिन। एक शाम बारिश हो रही थी। शिल्पा बगीचे में खिड़की के पास बैठी हुई थी और अर्जुन उसके पास ही कुछ काम कर रहा था। शिल्पा ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी प्यार किया है? अर्जुन थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर शांति से जवाब दिया, प्यार? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं मालकिन, लेकिन शायद प्यार वही होता है जब किसी के बिना सब कुछ अधूरा लगे। शिल्पा ने उसकी बातों में गहराई महसूस की। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली,
तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है? अर्जुन ने नजरें झुका ली और बोला, मालकिन, मैं एक साधारण इंसान हूँ। आप और मैं दो अलग अलग दुनिया के हैं, लेकिन हाँ, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है और शायद वो इज्जत अब एक भावनात्मक जुड़ाव में बदल रही है, लेकिन मुझे अपनी सीमाएं मालूम हैं। शिल्पा ने अर्जुन की आंखों में देखा और उसके दिल की गहराइयों को महसूस किया। वह भी अर्जुन के प्रति गहरी भावनाएं महसूस कर रही थीं, लेकिन समाज और उनके बीच की दूरी उसे हमेशा याद दिलाती थी कि ये रिश्ता संभव नहीं हो सकता। फिर भी दोनों के दिलों में एक अनकही मोहब्बत पनप चुकी थी, वह मोहब्बत जो कहने से ज्यादा महसूस की जाती है। शिल्पा ने अर्जुन का हाथ थामकर कहा, अर्जुन, मुझे इस बात का पता है कि हमारे बीच जो कुछ भी है वो दुनिया के नजरिए से गलत हो सकता है, लेकिन इस दिल पर किसका बस चला है? अर्जुन ने उसकी बात पर सिर झुका लिया। वह भी शिल्पा से प्यार करता था, लेकिन वह जानता था कि उनका प्यार कभी समाज की नजरों में सही नहीं माना जाएगा। फिर भी उनके बीच एक बंधन था जो बहुत मजबूत था। समय बीतता गया और शिल्पा के माता पिता वापस आ गए। उन्होंने अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उसे सम्मानित किया और उसकी तरक्की की घोषणा की। लेकिन अर्जुन को यह पता था कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। एक दिन अर्जुन ने शिल्पा से कहा, मालकिन, मैं आपको दिल से चाहता हूँ, लेकिन हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हमारी राहें अलग हैं। शिल्पा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही मोहब्बत है अर्जुन, साथ न होकर भी एक दूसरे के दिलों में रहना। अर्जुन ने शिल्पा की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे वह उसकी सारी भावनाओं को समझ गई है। वह जानता था कि वह अपने दिल के करीब रहकर भी उसे हमेशा के लिए नहीं पा सकता। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। दोनों ने अपने दिलों में उस अनकही मोहब्बत को हमेशा के लिए संजो लिया। शिल्पा ने अर्जुन की यादों को दिल में बसाकर अपनी जिंदगी की राह चुनी और अर्जुन ने भी शिल्पा के प्यार को दिल में बसाकर जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। शिल्पा से विदा लेने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसके मन में शिल्पा के लिए गहरी भावनाएं थीं, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था और उसकी यही खूबियां उसे आगे ले गईं। शिल्पा के परिवार ने उसकी कड़ी मेहनत और वफादारी को देखते हुए उसे घर में एक ऊंचा पद दे दिया था। धीरे धीरे अर्जुन घर के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। उसकी समझदारी, अनुशासन और ईमानदारी ने उसे बहुत आगे बढ़ाया। उसने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए पैसे भेजना शुरू किया और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं। अर्जुन ने यह भी सोचा कि उसे जीवन में कुछ और हासिल करना चाहिए। उसने शिल्पा के माता पिता से बात की और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। शिल्पा के परिवार ने भी उसकी मदद की और अर्जुन ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह अपने काम को भी बेहतर तरीके से संभालने लगा। कुछ सालों बाद अर्जुन ने खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अपने क्षेत्र में एक सफल बिजनेसमैन बना दिया। अब वह सिर्फ एक नौकर नहीं था, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। शिल्पा से उसका संपर्क बहुत कम हो गया था, लेकिन उसके दिल में शिल्पा की यादें हमेशा बसी रहीं। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए शिल्पा की दी हुई प्रेरणा और स्नेह को कभी नहीं भुलाया। उसका प्यार भले ही अधूरा रहा, लेकिन उस प्यार ने उसे एक बेहतर इंसान और एक सफल व्यक्ति बना दिया। अर्जुन का भविष्य मेहनत, सफलता और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। उसने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, इंसान की मेहनत और सच्ची भावना उसे जीवन में आगे बढ़ाती है। अर्जुन से विदा लेने के बाद शिल्पा का जीवन भी एक नए मोड़ पर आ गया। वह अर्जुन से जुड़ी भावनाओं को दिल में संजोए हुए थी, लेकिन उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था कि उनके बीच का रिश्ता समाज की सीमाओं और उनकी अलग अलग परिस्थितियों के कारण संभव नहीं था। शिल्पा ने खुद को अपने पारिवारिक बिजनेस और सामाजिक जिम्मेदारियों में व्यस्त कर लिया। उसने अपने माता पिता के कारोबार को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाना शुरू किया और धीरे धीरे वह बिजनेस की प्रमुख बन गई। शिल्पा अपने काम में निपुण और मेहनती थी और उसने अपने माता पिता की कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी प्रबंधन क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। लेकिन अर्जुन के साथ बिताए समय की यादें उसके दिल में हमेशा बनी रहीं। वह जानती थी कि उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी, लेकिन इस मोहब्बत ने उसे जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत और समझ दी थी।
अर्जुन से मिली भावनात्मक गहराई ने शिल्पा को और भी परिपक्व बना दिया था। वह अब अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीने लगी थी, काम और व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य बनाए हुए। समाज के दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण शिल्पा ने अपने माता पिता के कहने पर एक अच्छे और समझदार बिजनेसमैन से शादी कर ली। यह शादी पारिवारिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से सही थी, लेकिन उसमें वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं था जो शिल्पा ने अर्जुन के साथ महसूस किया था। शादी के बाद भी उसने अपने पति और परिवार का पूरा साथ दिया, लेकिन उसके दिल में अर्जुन की जगह हमेशा बनी रही। शिल्पा ने अपनी भावनाओं को दबाकर अपने जीवन की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। उसने अपने बिजनेस और परिवार दोनों में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वह एक सफल और सम्मानित महिला बन चुकी थी, लेकिन कभी कभी अकेले में अर्जुन की यादें उसे भावुक कर देती थीं। उसने अर्जुन के साथ बिताए उन पलों को अपनी प्रेरणा बना लिया और उसे हमेशा यह एहसास रहा कि असली मोहब्बत पाने या साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और दिल में जगह देने का नाम है। इस तरह शिल्पा ने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से जिया और समाज में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन अर्जुन के साथ की गई अनकही मोहब्बत उसके दिल के किसी कोने में हमेशा जीवित रही। शिल्पा ने अर्जुन से कभी सीधे सीधे अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। दोनों के बीच एक अनकही मोहब्बत थी जिसे दोनों ने महसूस किया था, लेकिन समाज, उनकी परिस्थितियां और उनकी जिम्मेदारियों ने उन्हें कभी खुलकर इस बारे में बात करने का मौका नहीं दिया। शिल्पा के मन में अर्जुन के लिए गहरा प्यार था, लेकिन उसे हमेशा यह डर सताता था कि अगर उसने अर्जुन को अपनी भावनाओं के बारे में बता दिया तो इससे उनकी जिंदगी में और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वह जानती थी कि अर्जुन एक सच्चा और ईमानदार इंसान है और वह कभी भी अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। शिल्पा को इस बात का भी एहसास था कि समाज उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा और इससे अर्जुन की जिंदगी और कठिन हो सकती थी। एक ओर शिल्पा अपनी भावनाओं को अर्जुन से छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर वह उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलें नहीं पैदा करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने दिल की बात को अपने अंदर ही दबाए रखा। उसे विश्वास था कि अर्जुन उसकी भावनाओं को बिना कहे ही समझता है, क्योंकि उनके बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था जिसे शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं थी। एक बार जब अर्जुन ने कहा था कि वह अपनी सीमाओं को जानता है और दोनों अलग अलग दुनिया के हैं, शिल्पा ने उसकी आंखों में वही भावनाएं देखी थीं जो खुद उसके दिल में थीं। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह अर्जुन से कुछ कहेगी तो उनके रिश्ते में एक अजीब सी उलझन पैदा हो जाएगी जो दोनों के लिए सही नहीं होगी। इसलिए शिल्पा ने अपने प्यार को एक खूबसूरत अनकही कहानी के रूप में अपने दिल में संजो कर रखा। उसने अर्जुन को कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन उसकी आंखों, उसके हाव भाव और उन पलों में जो उन्होंने साथ बिताए थे, अर्जुन को हमेशा यह एहसास हो गया था कि शिल्पा भी उससे प्यार करती है। दोनों के बीच यह अनकहा प्यार ही उनकी मोहब्बत की असली ताकत थी, जो बिना बोले भी एक दूसरे को समझते थे और बिना साथ हुए भी दिल से हमेशा जुड़े रहे। शिल्पा से विदा लेने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। वह जानता था कि शिल्पा के प्रति उसके दिल में गहरी भावनाएं थीं, लेकिन उनकी परिस्थितियां और समाज के बंधन ने उन्हें साथ आने से रोक दिया था। अर्जुन ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, घर की आर्थिक स्थिति सुधारने और खुद को सफल बनाने में पूरी लगन से काम किया। समय बीतता गया और अर्जुन धीरे धीरे अपने जीवन को स्थिर करने में सफल हुआ। परिवार के दबाव और समाज की सामान्य धारणाओं के चलते अर्जुन के माता पिता और रिश्तेदारों ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कभी अपनी भावनाओं का खुलासा नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि शिल्पा से उसका रिश्ता संभव नहीं था और उसने अपने दिल की भावनाओं को एक खूबसूरत याद बनाकर अपने अंदर दबा लिया था। अर्जुन ने अपने परिवार की इच्छाओं का सम्मान करते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। यह शादी पारंपरिक तरीके से हुई और उसकी पत्नी एक साधारण और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ एक जिम्मेदार और सच्चे पति की तरह जीवन बिताना शुरू किया। हालांकि उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता प्रेम से अधिक कर्तव्य और जिम्मेदारी पर आधारित था। अर्जुन ने अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान किया और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की। शादी के बाद भी अर्जुन का दिल एक कोने में शिल्पा की यादों को संजोए हुए था। वह जानता था कि उसके दिल में शिल्पा के लिए जो प्यार था
वह कभी किसी और के लिए नहीं हो सकता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से जीवन बिताने का फैसला किया। अर्जुन का जीवन व्यस्त हो गया था, लेकिन वह अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता रहा और एक अच्छा पति और पिता बना। उसने अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां आईं, उनका सामना साहस और धैर्य से किया और अपने दिल की गहराइयों में शिल्पा के साथ बिताए पलों को एक खूबसूरत और अनकही मोहब्बत के रूप में हमेशा के लिए बसा लिया। इस तरह अर्जुन ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया और जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार कर लिया। शिल्पा और अर्जुन की अनकही मोहब्बत ने दोनों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें दूर कर दिया था। दोनों ने अपने अपने रास्तों को स्वीकार किया था, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए भावनाएं हमेशा जीवित रहीं। शिल्पा अपनी शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक व्यवसाय में व्यस्त हो गई थी। वहीं अर्जुन ने भी अपनी जिम्मेदारियों और जीवन की राह को अपनाते हुए अपने परिवार और पत्नी के साथ एक सामान्य जीवन बिताना शुरू कर दिया था। दोनों की जिंदगी में कई बदलाव आए, लेकिन उनकी पुरानी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा बनी रहीं। कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, जब शिल्पा किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी, वहां उसे अचानक अर्जुन दिखा। वह एक सम्मानित बिजनेसमैन के रूप में उस समारोह में आया हुआ था। अर्जुन को इस रूप में देखकर शिल्पा हैरान हो गई। वह वही अर्जुन था, लेकिन अब वह सिर्फ एक साधारण नौकर नहीं, बल्कि एक सफल इंसान बन चुका था। अर्जुन ने भी शिल्पा को देखा। दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए ऐसा लगा कि समय थम गया हो। उन अनकहे पलों की यादें दोनों के दिलों में फिर से ताजा हो गईं। शिल्पा और अर्जुन ने एक दूसरे के पास जाकर औपचारिक रूप से अभिवादन किया, लेकिन उनके दिलों में पुराने समय की बातें गूंज रही थीं। शिल्पा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया अर्जुन। मुझे तुम्हारी सफलता देखकर बहुत खुशी हो रही है। अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आपकी प्रेरणा ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का साहस दिया मालकिन। आपने जो सम्मान और भरोसा मुझे दिया, उसी ने मुझे यह सब हासिल करने का रास्ता दिखाया। दोनों ने औपचारिक बातें की, लेकिन उन अनकही भावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जो सालों पहले उनके बीच पनपी थीं। अब वे दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों और जीवन के नए रिश्तों से बंधे हुए थे। उनके पास एक दूसरे से कहने को बहुत कुछ था, लेकिन हालात और समय ने उन्हें वही औपचारिकता निभाने पर मजबूर कर दिया। समारोह के अंत में दोनों ने एक दूसरे को विदा कहा। जाते जाते शिल्पा ने अर्जुन की आंखों में एक आखिरी बार देखा और कहा, हम दोनों की राहें अलग थीं अर्जुन, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा वही रहेगी। अर्जुन ने भी उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कभी कभी अनकहा प्यार ही सबसे मजबूत होता है। दोनों अपनी अपनी राह पर लौट गए, लेकिन उनके बीच का वह अनकहा प्यार कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शिल्पा और अर्जुन ने अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को अपनाया, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं थीं, वे कभी नहीं मिटी। इस तरह वर्षों बाद मिलकर भी उन्होंने अपनी मोहब्बत को एक खूबसूरत और अनकही याद बनाकर दिल में संजोए रखा। शिल्पा ने अर्जुन से अलग होने के बाद अपनी जिंदगी को समझदारी और जिम्मेदारी से जिया, लेकिन उसके दिल में कभी कभी एक खामोश अफसोस जरूर था। वह जानती थी कि उसकी और अर्जुन की मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन समाज, परिस्थितियां और उनकी भूमिकाएं उन्हें एक साथ आने से रोकती रहीं। इस वजह से शिल्पा ने दिल में कभी कभी यह सवाल जरूर किया कि क्या वह अपने दिल की बात अर्जुन को बता सकती थी? क्या अगर वह समाज की परवाह किए बिना अर्जुन के साथ खड़ी होती तो उनका रिश्ता कुछ और होता? हालांकि यह पछतावा कभी कड़वाहट में नहीं बदला। शिल्पा ने अर्जुन से जुड़ी भावनाओं को एक प्यारी याद की तरह अपने दिल में रखा। उसने समझ लिया था कि जीवन में हर चीज पाना संभव नहीं होता और कभी कभी प्यार का असली मतलब एक दूसरे को समझना और सम्मान देना होता है, भले ही हालात साथ न दें। शिल्पा की शादी हुई। उसने अपने पति और परिवार के साथ जिंदगी को ईमानदारी से जिया, लेकिन अर्जुन के साथ बिताए पलों की यादें उसके दिल में हमेशा रहीं। उसे कभी कभी ख्याल आता था कि अगर वह और अर्जुन अपने दिल की बात खुलकर कह पाते तो शायद उनकी कहानी कुछ और होती। लेकिन उसने अपने फैसलों को स्वीकार किया और किसी को दोष दिए बिना अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। अर्जुन से सालों बाद मुलाकात के दौरान शिल्पा ने उसकी सफलता और जीवन को देखकर गर्व महसूस किया, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में यह ख्याल जरूर आया कि क्या अगर वे दोनों अपने रिश्ते को एक मौका दे पाते तो क्या उनकी जिंदगी कुछ और होती। इस तरह शिल्पा ने जीवन में कभी पूरी तरह पछतावा नहीं किया, लेकिन हाँ, उसकी मोहब्बत अधूरी थी
और यही अधूरापन उसके दिल के एक कोने में हमेशा बना रहा। उसने इसे अपनी जिंदगी की सच्चाई के रूप में स्वीकार किया और उस प्यार को एक खूबसूरत लेकिन अधूरी कहानी की तरह अपने दिल में संजो कर रखा। अर्जुन और शिल्पा की मुलाकात के बाद दोनों की जिंदगी फिर से अपनी अपनी राहों पर लौट गई, लेकिन उस एक मुलाकात ने उनके दिलों में दबी पुरानी भावनाओं को फिर से जगा दिया। शिल्पा अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, लेकिन अर्जुन से मिलने के बाद उसके दिल में एक खामोश बेचैनी थी। उसे अपनी जिंदगी के फैसलों पर कभी खुलकर पछतावा तो नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन से दूर जाने का दर्द अब और गहरा हो गया था। शिल्पा अपने पति के साथ एक सम्मानजनक और जिम्मेदार जीवन जी रही थी, लेकिन वह अर्जुन के साथ बिताए उन चंद पलों को भूल नहीं पाई थी। हर बार जब वह अर्जुन के बारे में सोचती, उसका दिल एक अजीब सी उलझन में पड़ जाता। वह जानती थी कि अब सब कुछ बदल चुका था और दोनों के बीच कोई रिश्ता संभव नहीं था, लेकिन उस एक मुलाकात ने उसके दिल में कुछ सवाल फिर से जगा दिए थे। कुछ महीनों बाद एक दिन शिल्पा को पता चला कि अर्जुन के बिजनेस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है और वह शहर के प्रमुख बिजनेसमैन में से एक बन गया है। यह खबर सुनकर शिल्पा को गर्व हुआ, लेकिन साथ ही उसे अपने दिल में एक खामोश दर्द भी महसूस हुआ। वह सोचने लगी कि अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से जो कुछ हासिल किया, वह शायद उसकी जिंदगी में वह खुशी कभी नहीं पा सका जिसे वह अर्जुन के साथ महसूस करती थी। इस बीच अर्जुन भी अपनी नई जिंदगी में व्यस्त था। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था और उसने खुद को एक जिम्मेदार पति और पिता के रूप में स्थापित कर लिया था, लेकिन उसके दिल में शिल्पा की यादें अब भी ताजा थीं। हर बार जब वह अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता, उसे शिल्पा की सादगी और मोहब्बत याद आ जाती। अर्जुन जानता था कि शिल्पा ने उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी और उसके दिल में उसके लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी, लेकिन उसने भी यह सच्चाई स्वीकार कर ली थी कि उनका प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। समय बीतता गया और धीरे धीरे शिल्पा और अर्जुन ने अपनी अपनी जिंदगियों को उसी वास्तविकता के साथ जीना शुरू कर दिया। शिल्पा ने अपने परिवार और बिजनेस की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अर्जुन ने भी अपने परिवार और बिजनेस के बीच संतुलन बना लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में दोनों के बीच का वह अधूरा प्यार हमेशा जिंदा रहा। कभी कभी शिल्पा अकेले में अर्जुन की यादों में खो जाती और अर्जुन भी अपनी व्यस्त जिंदगी में कभी कभी शिल्पा को याद कर लेता। दोनों ने अपनी जिंदगी के फैसलों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह अनकहा प्यार, वह अधूरी मोहब्बत उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रही। शिल्पा और अर्जुन की यह कहानी एक सच्ची मोहब्बत की कहानी थी, जो कभी खुलकर नहीं कही गई, लेकिन दोनों के दिलों में हमेशा रही। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे, लेकिन उनकी मोहब्बत का असर उनकी पूरी जिंदगी पर हमेशा बना रहा। आखिरकार दोनों ने यह समझ लिया कि कभी कभी प्यार का असली मतलब साथ होना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की खुशियों में सच्चा प्यार ढूंढना होता है। उनका प्यार भले ही अधूरा रह गया, लेकिन वह प्यार ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा बन गया, जिससे उन्होंने अपनी अपनी जिंदगियों को सफलतापूर्वक जिया। इस तरह अर्जुन और शिल्पा की अधूरी मोहब्बत एक ऐसी कहानी बन गई जो वक्त के साथ भी कभी फीकी नहीं पड़ी। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।